हाय फ्रेंड्स। आज का जो ये सेशन है 2025 का जो मेजर मिशन है क्लास टेंथ बोर्ड्स। तो ये आज का सेशन उन बच्चों के लिए है जो 9th से 10th में इस साल प्रमोट हो रहे हैं। इस सेशन के से आपको ये पता चलेगा कि शुरुआत से आपको कैसी स्ट्रैटेजीज लेनी है, आपको ऐसा क्या करना है, अपने पढ़ाई की टेक्निक को कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे उसमें चेंजेस करनी है, जिससे कि एंड ऑफ द टाइम लाइक जनवरी में आपको कोई दिक्कत ना आए। हमारा मेन फोकस इस टेंथ बोर्ड पे ये है। हमारे पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं और होपफुली 2025 के बोर्ड्स में दे वुड बी द मेजर चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। चैप्टर को सिर्फ पढ़ने से अब काम नहीं चलेगा, स्टोरी को समझ लेने से भी काम नहीं चलेगा। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज, क्योंकि मेरे अभी अभी टेंथ बोर्ड्स ख़त्म हुए हैं 11th को, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों को गाइड करने का। शुरुआत से एक टेम्परामेंट बनाना होगा दैट वी आर अपियरिंग फॉर बोर्ड्स। हमें कोई भी उसके लिए हरी नहीं है, कोई उसके लिए टेंशन नहीं है, बिकॉज बोर्ड्स आर नॉट अ वेरी बिग डील। जो कि मैंने मेरे को लगा था बहुत बड़ी डील है, बट वो है नहीं उतनी बड़ी डील, बिकॉज प्योर एनसीईआरटी आती है। जस्ट कि उसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन आता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, लाइक पहले पूछ देते थे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। अब आपसे वो नहीं पूछेंगे, अब आपको असर्शन रीजनिंग में दे देंगे, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन असर्शन में दे देंगे, रीजन आपके लिए कुछ अलग दे दिया। ये असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चंस, दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू अपग्रेडेड पॉलिसी। तो इसी के बारे में आज जानते हैं। हमारे बेसिकली इससे हमें पता चलेगा शुरुआत से कैसा रखना है अपने आप को। शुरुआत से बहुत होता है ना कि पढ़ लिया, सिर्फ पढ़ने से बात नहीं होगी, बहुत इजी स्टडी और स्मार्ट स्टडी से बात होगी। तो हमारे एजेंडाज क्या है अब? एजेंडाज हमारे पास ये है, हमें थॉरो रीडिंग करनी है। थॉरो रीडिंग का मतलब ये होता है कि सिर्फ चैप्टर को पढ़ना नहीं है आपको, चैप्टर से सवाल पूछने हैं, उसके हर एक लाइन में क्वेश्चन मार्क लगा के देखना है कि अगर इससे सवाल आ गया तो हम क्या करेंगे। ठीक है ना? अगर इससे पूछ लिया तब हम क्या करेंगे। हमें बहुत सारी चीजें देखनी होगी कि कुछ कुछ सेंटेंसेस आपके इंग्लिश के चैप्टर में ऐसे होंगे, आपको खुद क्वेश्चन अपने आप से करना पड़ेगा कि अरे अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो मुझे कैसे उसका एक्सप्लेनेशन देना है। जस्ट लाइक एक लाइन थी, आपको अगर आपका अगर कोर्स लिटरेचर है, कोर्स भी इंग्लिश में, तो उसमें एक लाइन थी नेल्सन मंडेला में कि लिविंग ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेबिलियन। ये लाइन ऐसी थी विच आई हैव टू सर्च अ लॉट ऑफ टाइम कि इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे बन रहे हो डायरेक्ट आपसे सिर्फ नेल्सन मंडेला के रटे रटाए क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, एक लाइन कोट कर देंगे, यू हैव टू फोकस ऑन दैट लाइन। जैसे एक इसमें एक फ्रेज था, मैंस गुडनेस कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश, यू हैव टू राइट अ होल सिक्स मार्कर आप पे ही आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्मॉल फ्रेज। तो हर एक चीज को क्वेश्चन मार्क लगा के देखो। मैथ्स में अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला क्यों है, उसकी डेरिवेशन क्या है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा के देखो। बहुत बार आपको पता लगेगा ये आउट ऑफ सिलेबस है, बहुत बार उन आउट ऑफ सिलेबस चीज़ों को सीबीएसई ऐसे घुमा के देती है कि वो इन सिलेबस हो जाता है। और ये मुझे पता चला इस बार मैथ्स के पेपर में, बिकॉज एक प्रूफ था इट वाज आउट ऑफ सिलेबस, बट उसको किसी और चैप्टर से रिलेट करके आई वाज गिवन दैट प्रूफ टू सॉल्व। तो जब तक आपकी थॉरो नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपको पता नहीं होगा आपके, मैं कह रही हूँ, जब तक आपके टिप्स पे नहीं होगी ना, जब आप रटोगे नहीं, आपके अंदर से वो एसेंस फील हो जाएगा, देन आपको पता चलेगा कि बोर्ड्स आर नॉट टफ, नॉट एट ऑल टफ। सेकेंड जो हमारे पास मेन थिंग है, सेल्फ मेड नोट्स। बहुत ज़रूरी है राइटिंग स्पीड को बढ़ाना, बिकॉज 3 घंटे के पेपर में मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि ये पेपर लंबा है, ऑल्दो मेरा पेपर कभी नहीं छूटा और हो गया टाइम पे, बट जो पैनिक सिचुएशन आती है उसे रोकने के लिए सेल्फ मेड नोट्स आर द बेस्ट थिंग। क्यों बनाने हैं सेल्फ मेड नोट्स में? एक तो आपकी थॉरो नॉलेज हो जाएगी चेक, दूसरा आपकी राइटिंग स्किल्स बढ़ेगी, और नोट्स कैसे बनाने हैं उसके तरीके भी आपको आगे मिलेंगे। और देखो, सेपरेट कॉपी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, साइंस एक में मत कर देना। एक में कर दोगे ढूंढोगे बार बार, एक रजिस्टर जितना भी मोटा ले लो, पांचों सब्जेक्ट करोगे वो रजिस्टर खत्म होगा, कितने रजिस्टर संभालोगे। ऐसा करो, इंग्लिश हिंदी का एक रजिस्टर बनाओ, बीच से पार्टीशन कर दो उसका, हिंदी एक तरफ इंग्लिश एक तरफ, ठीक है। मैथ्स का एक अलग रजिस्टर होना ही चाहिए, साइंस का अलग होना चाहिए, और एसएसटी का, एसएसटी में भी
आई गेस ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को अलग कर दो, हिस्ट्री और सिविक्स को अलग कर दो, बिकॉज हिस्ट्री और सिविक्स जो होते हैं स्कोरिंग होते हैं, बहुत स्कोरिंग होगा अगर आप उसको ढंग से पढ़ लोगे। ज्योग्राफी मेरे लिए थोड़ा सा टफ था, बिकॉज मेरा पर्सनली उस सब्जेक्ट में उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो रट्टू सब्जेक्ट है। रट्टू बहुत लोग बोलेंगे एसएसटी हिस्ट्री भी है, बट समझ जाओगे ना तो रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि समझ के करोगे ना। हिस्ट्री हिस्ट्री कभी भी रट्टू नहीं है। ज्योग्राफी एट द सेम मोमेंट माइंस याद करने हैं, उनकी लोकेशन याद करनी है, वो चीज़ें रटनी ही पड़ेंगी। एग्रीकल्चर चैप्टर एक आएगा आपको, तो उसमें हर एक क्रॉप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस वो सब याद करना पड़ेगा, नहीं समझ पाओगे। अब सेंटीग्रेड दिया है 27 सेंटीग्रेड, तो यू हैव टू लर्न दैट। इसलिए उसकी एक अलग कॉपी बनाओ, शॉर्ट हैंड नोट्स बनाओ, पलट लो रात में एक बार ऐसे करके। बहुत ज्यादा वो नहीं करना है, क्या कहते हैं, क्योस नहीं क्रिएट कर देना है। टेंथ बोर्ड्स का कुछ नहीं है, एक स्ट्रैटेजी है, आपको प्रिपेयर करेगा आपके कॉम्पिटिटिव बेस के लिए। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। 6 to 7 आवर्स, 6 to 7 आवर्स का मतलब ये नहीं है कि आप गिन के बैठो। पूरे दिन में 6 to 7 आवर्स एक मिनिमम टाइम है जो आपको देना पड़ेगा अपनी से। अब वो सेल्फ स्टडी कुछ भी हो सकता है, अगर आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो तो उसको भी काउंट करो, ट्यूशन पढ़ रहे हो उसको भी काउंट करो, अकेले बैठे हो अकेले बैठ के पढ़ रहे हो वो भी काउंट होगा। तो आपको अपनी पढ़ाई को इतना टाइम डिनोट करना पड़ेगा, बिकॉज चैप्टर्स आर नॉट टफ बट डीप। आपको मतलब वो चैप्टर्स ऐसे हैं, दे वांट योर टाइम, ठीक है ना। और ये वर्किंग डे के लिए एक, हाँ, ये बेसिकली 6 to 7 स्टडी, इट इज़ नॉट फॉर वर्किंग डे। आपके लिए ये है छुट्टी के टाइम में, सैटरडे संडे हो गया, सम अभी जो आपकी समर ब्रेक आएगी उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना। समर ब्रेक इज़ द बेस्ट टाइम। आप समर ब्रेक में ऐसा कर सकते हो अपने आप को कि दैट यू हैव कवर्ड द सिलेबस ऑफ हाफ सेमेस्टर, क्योंकि एंड में जितना टाइम आपके पास होगा, जितना रिवीजन का टाइम आपके पास होगा, वो बहुत ज़रूरी होगा। अब देखो 5 आवर्स स्टडी ऑन वर्किंग डे, ये तो देखो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि आप 6 घंटे तो स्कूल से आते हो, 2 घंटे की ट्यूशन ले रहे हो, 2 घंटे वैसे हो गए, होमवर्क करोगे स्कूल का, चैप्टर्स क्लास में रिवीजन टेस्ट तो होंगे ही होंगे, उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे पढ़ना हर चैप्टर को कि कल बोर्ड्स उसका दे सको। उस चैप्टर को पढ़ने में फिर टाइम लगेगा, आपको 1 हफ्ता लग सकता है एक ही चैप्टर को, पर पढ़ो ऐसे कि कल तुम्हें कोई पीवाईक्यू उसका दे दे तो तुम उसे सॉल्व कर सको। ये टेम्परामेंट मत रखना कि पीवाईक्यू एंड ऑफ द सेशन ही सॉल्व करेंगे, मतलब दिसंबर में ही पीवाईक्यू शुरू करेंगे, नहीं। पीवाईक्यू हर एक चैप्टर का उसके साथ ही होना चाहिए, बिकॉज पाइल अप हो जाएगा। एक दिन का काम एक में नहीं करोगे, एक दिन का काम दो में करो चलो, बट उसको स्ट्रेच मत करो। अब ये देखो गोल्स हमारे पास लिमिटेड गोल्स है। 5 सब्जेक्ट है, मेजर 5 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, साइंस। इस पे जो मेजर फोकस दे दो वो इस पे दे दो, एक तो इस पे दे दो, इस पे दे दो, ठीक है। साइंस में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के रिएक्शंस बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजी इंटरेस्टिंग होती है, मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग थी साइंस। देखो फोकस तो सब पे ही करना है। ये एक कह सकती हूँ कि इजी सब्जेक्ट है हिंदी, बट इस बार के पेपर ने ये प्रूव नहीं किया। इस बार के पेपर ने टोटल गलत प्रूव किया हिंदी को, क्योंकि हिंदी के जो एमसीक्यू आए बियॉन्ड द लिमिट थे। वो एमसीक्यू ऐसे थे कि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है ना ढंग से, आप उसके एसेंस को नहीं जान पाए हो, चारों ऑप्शन सही थे, बट ये जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला कॉलम आया है ना, इस वर्ड को देख लो, हर जगह आएगा आपके पास, मोस्ट अप्रोप्रिएट। चारों ऑप्शन सही देंगे कि आप सुबह उठ के क्या करते हो, नहाते हो, खाना खाते हो, ब्रश करते हो, वॉशरूम जाते हो। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, तो वॉशरूम जाते हो, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल था बस एक, पर करते तो सारा ही काम हो ना, तो वो एक बहुत, बोलते हैं ना, एक थॉरो लर्निंग चाहिए, एक डीप टेम्परामेंट चाहिए उसके लिए। और वो क्यों, वो कैसे आएगा, आपके स्टडी, आपके पीवाईक्यू, इस साल का पेपर ज़रूर सॉल्व करना, बिकॉज इस साल के पेपर में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आपको पिछले साल के पेपर 2023 में नहीं मिलेंगे, बिकॉज उस वक्त तक न्यू पॉलिसी जो थी, अपडेटेड पॉलिसी नहीं लागू हुई थी। इस साल के क्वेश्चन पेपर वर नाइस, ईजी लगेंगे, बहुत ईजी लगेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ईजी लगे। प्योर एनसीईआरटी है, जस्ट एक उसको घुमा दिया गया है। उस घूमने को ही एक साल में आपको अपना को प्रिपेयर करना है।
देखो अब सब्जेक्ट वाइज आ जाते हैं। एक एक सब्जेक्ट की क्या क्या स्ट्रेटजीज है वो जानना बहुत ज़रूरी है। सेट हो जाए यार ये। हाँ, इंग्लिश से करते हैं। इंग्लिश को लाइटली मत लेना, बस मैं इतना बोलूँगी, इंग्लिश को लाइटली मत लेना। इंग्लिश रिक्वायर योर टाइम, योर पेशेंस। इंग्लिश बहुत पेशेंस चाहेगा, बिकॉज इंग्लिश को ना, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपकी परसेंटेज गिरा भी सकता है, उठा भी सकता है। बहुत लोग इंग्लिश को, अरे इंग्लिश है यार, स्टोरीज है, इसको क्या पढ़ना। अगर ये टेम्परामेंट रखा तो इंग्लिश फिर दिक्कत दे देगा एंड ऑफ द सेशन, क्योंकि इंग्लिश ने दिक्कत दी है बहुत बच्चों को। इंग्लिश बहुत टाइम मांगता है। इंग्लिश के चैप्टर्स बहुत सारे हैं, इसके चैलेंजेस में देखो, नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत है इसमें। दो बुक है, एक चैप्टर के अंदर तीन तीन कहानियां है। वो कहेगा कि 9 चैप्टर, पर वो 9 चैप्टर नहीं है, वो 19 चैप्टर है, क्योंकि हर एक चैप्टर के अंदर लगभग दो कहानी तो है ही है। अब ये देखो, वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश की। इंग्लिश में सबसे बड़ा चैलेंजेस ये होता है बच्चों के लिए, मेरे लिए जो चैलेंज था ये, कि यार उसने वर्ड्स ऐसे दे दिए थे ना कि उन वर्ड्स पे क्वेश्चन बन जाता था। जैसे कि अब हेरेटिक एक वर्ड है। अब एक मान लो किसी कैरेक्टर ने बोला व्हाट अ हेरेटिक यू आर। अब अब ये लगेगा हमें कितनी आम बात है, लिख दिया, डायलॉग था। क्वेश्चन ऐसे बन जा रहा है कि व्हाई डज द नरेटर use the word heretic and what was his sense। अब आपने जब तक उस कैरेक्टर के अंदर आप घुसोगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा। आपसे टोन पूछ लेंगे, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर। जैसे आजकल जो अनसीन पैसेजेस आ रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में अनसीन पैसेज का बहुत बड़ा रोल है। अनसीन पैसेजेस जो आ रहे हैं, इट इज, पहले मेरे लिए अनसीन पैसेजेस बहुत इजी चीज होती थी अंटिल आई वॉज इन 10th, बिकॉज 10th में अनसीन पैसेजेस का कॉन्सेप्ट बदल दिया गया। अनसीन पैसेजेस इज जस्ट लाइक अ स्मॉल पोएम, आपको खुद समझनी है, खुद करनी है। और एंड ऑफ द सेशन आपसे क्या पूछ लेंगे क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोन ऑफ द ऑथर, व्हाई अब व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ऑथर बिहाइंड राइटिंग द पैसेज। अब किसी ने ऐसे बोला है कि जैसे किसी ने बोला व्हाट अ सेंसलेस थिंग इज दिस, ये मान लो एक लाइन है। इस लाइन को कोट करके पेपर में पूछ देता है व्हाट वाज द टोन ऑफ द ऑथर। ये टोन ऑफ द ऑथर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी स्किल्स यूज करनी पड़ेगी, आपको उस लाइन को बोल के देखना पड़ेगा, उस लाइन के एसेंस में, उस एटमॉस्फेयर के एसेंस में घुसना पड़ेगा। कि अगर मैं कभी किसी को बोलूं कि यार मैं किसी, अगर जैसे मैं बोलूं किसी को कि यार मुझे बहुत दया आ रही है तुम पे, तो मेरी टोन क्या है, मेरी टोन है मर्सीफुल। इन वर्ड्स को, इन वोकैबुलरी को एक जगह लिखना पड़ेगा। रूल्स ऑफ ग्रामर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज रूल्स ऑफ ग्रामर जो है, देखो ये एक इजी पॉइंट है, आप इसे कर सकते हो, आपकी एक्सपर्टीज आ सकती है इसमें। बिकॉज लिमिटेड 15-20 रूल्स होंगे, उन्हें रट लो, PYQs करो एंड इट वुड बी गुड। देखो नेक्स्ट क्या है चैलेंज हमारे पास, बुकिश लैंग्वेज। ऑल्दो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अलग अलग तरीके से हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट सजेशन मेरा है कि कुछ लाइंस को ना वैसे ही उठा लो जैसे कि वो हैं। मतलब ये वाला पॉइंट देखो, इम्पोर्टेंट लाइंस, चैप्टर में ना बहुत सारी लाइंस का मीनिंग जो होगा शायद तुम्हें नहीं समझ में आएगा। अब जैसे ये एक लाइन मैं आपको बताती हूँ, नेल्सन मंडेला की थी, दैट नोबल लाइन एंडेड विथ देम एंड वुड नाउ अगेन स्टार्ट विथ मी। अब ये एक लाइन ऐसी है जिसको मेरे को लगता है आपको एज इट इज याद कर लेना चाहिए, आपको कुछ लाइनें रट लेनी पड़ेंगी अपने आंसर्स में लिखने के लिए। एक और लाइन ऐसी थी कि बोथ द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड आर, द ऑपरेसर इज लॉक्ड बिहाइंड द नैरो बार्स ऑफ प्रेजुडिस। इसे रट लो, इसे एक्सप्लेन मत करने लगना, पेपर में बहुत दिक्कत आ जाएगी। कुछ कुछ लाइनों को रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज CBSE की कुछ वर्ड्स पे मार्किंग होती है। ये प्रिजुडाइज जो वर्ड है, इस प्रिजुडाइज पे 1 मार्क आएगा आपका, कि अगर बच्चे ने ये वर्ड लिखा है, वो मीनिंग, इतना टाइम ही नहीं है चेकर्स के पास कि वो तुम्हारे हर एक सम तुम्हें आता होगा बहुत, क्योंकि मेरे इंग्लिश में मार्क्स ही इस वजह से कटते हैं, अभी तो खैर रिजल्ट ही नहीं आया। कटते हैं कि मैं, मुझे लगता है कि यार मैंने पढ़ लिया, लैंग्वेज मुझे पता ही है, मैं लिख दूंगी। लेकिन वो बुकिश लैंग्वेज थोड़ा सा अडॉप्ट करना पड़ेगा फॉर बोर्ड्स, क्योंकि एक एक वर्ड पे मार्किंग है। नैरो बार्स ऑफ प्रेजुडाइज, लॉक्ड बिहाइंड देम,
और क्या था, नोबल लाइन, ये सब वर्ड्स पे आपको एक एक मार्क है, क्योंकि जब आप PYQ सॉल्व करना शुरू करोगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू करोगे, तो आप जब उसकी आंसर शीट, आंसर स्कीम देखोगे, बेसिकली आंसर स्कीम देखोगे, तो वो आपको पूरा आंसर लिख के नहीं देगा। वो लिखेगा Question 1, पहला वर्ड होना चाहिए प्रिजुडाइस, दूसरा वर्ड होना चाहिए नोबल, और तीसरा वर्ड होना चाहिए ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस। ये वर्ड है तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो इन वर्ड्स पे ध्यान देना, ठीक है। अब देखो इन सबके सॉल्यूशन क्या है। डिवाइडिंग चैप्टर पर मंथ, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, मेरे लिए बहुत काम किया इस सॉल्यूशन ने। चैप्टर्स बहुत सारे हैं, तो इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने है। आपके पास महीने जो है, आप महीने कभी भी 12 लेके मत चलना, आपके पास 8 महीने हैं। आपको 8 महीने में आपको आपके दोनों बुक्स को डिवाइड करना है। एक महीने में मैक्सिमम टारगेट रखो कि आपके 3 चैप्टर खत्म हो जाए। अभी ये इजी लग रहा होगा, बट जब इतने सारे चैप्टर्स करोगे ना, तो आपको अपना टाइम कर्टेल करके देना पड़ेगा इंग्लिश को। तो एक महीने में 2.5 3 चैप्टर प्रिपेयर कर लो, और ऐसे प्रिपेयर करना कि उसका तुम बोर्ड दे सको कल। अगर कोई तुमसे बोल दे कि यार रिशेड्यूल हो गया बोर्ड इंग्लिश की, तो उन चैप्टर्स को तुम एस कर पाओ। अब देखो वोकेबलरी का क्या आपके पास सॉल्यूशन है। मेंटेन अ सेपरेट डायरी, एक छोटी सी डायरी ले लो, हैंड डायरी। उसमें लिखो, जैसे चैप्टर 1 आएगा लेटर टू द गॉड, ठीक है, चैप्टर 1 है लेटर टू द गॉड। इस लेटर टू द गॉड के लिए कुछ कुछ वर्ड आएंगे। जैसे एक वर्ड जो मुझे अभी याद आ रहा है वो था ये, सॉलिट्यूड। इसका मीनिंग लिखो यहाँ पे, इससे एक सेंटेंस बना लो, ठीक है, सेंटेंस बना लो एक इसका। उसका एसेंस समझ जाओगे ना, उसका एसेंस समझ जाओगे तो यूज कर लोगे। एक और कुछ कुछ फ्रेज भी ले लो, जरूरी नहीं है कि तुम्हें सिर्फ वर्ड्स ही, क्योंकि फ्रेज पे भी मार्किंग होती है। जैसे अब एक फ्रेज था लेटर टू द गॉड का, ड्रेप, नहीं चलो ये ड्रेप छोड़ो, ये वाला तो बड़ा वाला हो जाएगा। सेटिस्फैक्शन का एक था, सेटिस्फैक्शन का था सेटिफाइड। उस सेटिस्फाइड में जो था, उसने एक बहुत अच्छा फ्रेज यूज किया, आई क्या था वो, आई बोर्ड बिट, कुछ ऐसे था उसका मीनिंग। मेरे को जो याद आ रहा है वो ये था कि उसकी जितनी क्रॉप्स थी, एक फार्मर की, जो इस स्टोरी जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, उसने फ्रेज यूज किया था कि ड्रेप्ड इन द कर्टेन ऑफ, ड्रेप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन। अब ये बहुत अच्छा एक फ्रेज है, आपको इसे यूज करना होगा अपने उसमें कहते हैं आंसर्स में। और कैसे यूज करोगे, जब याद होगा। याद कैसे होगा, हर एक चैप्टर की सेपरेट वाइज डायरी एक ले लो, और इस पे एक चैप्टर लिखो, चैप्टर 1, और यहाँ पे 1 2 3 जितने भी वर्ड्स हैं, वर्ड्स लिख के उनकी मीनिंग लिखो यहाँ पे, और मीनिंग के बाद एक सेंटेंस उसका बना लेना। बहुत अच्छा, बहुत आसान हो जाएगा काम, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि चैप्टर्स ना छोटे हैं। देखो चैप्टर्स बड़े बिल्कुल भी नहीं लगेंगे आपको, एक दो चैप्टर्स थोड़े से बड़े हैं, जैसे प्रपोजल बड़ा होगा एक चैप्टर, और एक चैप्टर बड़ा है दूसरी वाली बुक में, वो हाँ, द बुक दैट सेव द अर्थ। ये 2 चैप्टर्स थोड़े बड़े लग सकते हैं। नेल्सन मंडेला थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, बट कर लोगे, मुझे लगता है कर लोगे, ठीक है ना। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड देखो, PYQ 2024 के ले लेना, बहुत आसान रहेगा। 2024 के पेपर सॉल्व कर लोगे, मोस्ट ऑफ द 2025 के क्वेश्चन आंसर तुम्हें ऐसे हो जाएंगे। और देखो CBSE ने एक कॉम्पिटेंसी बुक लॉन्च की है, रेड कलर की है, ठीक है ना, पूरी रेड है। उस बुक को ना खरीदने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बुक्स खरीदनी पड़ जाएंगी यार, ऐसे तो खरीदते रह जाओगे फिर। उसको डाउनलोड कर लेना, मेरे पास PDF है, ऑनलाइन इजीली PDF मिलती है, लिख देना कॉम्पिटेंसी CBSE बुक, और उसके क्वेश्चंस। और वो कॉम्पिटेंसी मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है साइंस और SST के ही है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि साइंस और SST का होना चाहिए। अब ये देखो, अब इसमें स्ट्रैटेजीज क्या है आपके पास। कलेक्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम ईच चैप्टर, ये मैंने आपको बताया, एंड यूज देम इन योर आंसर्स टू फेच मोर मार्क्स, क्योंकि मार्क्स 6 7 वर्ड्स पे ही होते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट एटलीस्ट 50 क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट साइट्स। देखो डिफरेंट साइट्स का मतलब ये नहीं है कि एक साइट से 50, सारी साइटों को मिला के एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तो तुम कर ही लेना। देखो ज़्यादा लग रहा होगा, ज़्यादा है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ना तुम्हें ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन लिखो, उसको देख लेना एक सरसरी निगाहों से। और उसके बाद ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है,
ओसवाल और अरिहंत की बुक्स ले लोगे तो डिफरेंट साइट सर्च नहीं करनी पड़ेगी। बट फिर भी मेरा सजेशन होगा, एक साइट है लर्न इंस्टा, उसको सर्च कर लेना, वो बहुत अच्छी साइट है। तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस दे देगी, ठीक है ना। और सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर लेना, खासकर इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक मेरे पास है। 2022 का था जो मैंने किया था, 2022-23 का था। वो वाला क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा है। उससे आपको दो एक फायदा हो जाएगा इस तरीके की चीज़ों का, टोन ऑफ द ऑथर का। वो आपको आंसर के साथ है वो क्वेश्चन बैंक, सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे, सीबीएसई ऑफिशियल सीबीएसई करके साइट है, उस पे चले जाना। क्वेश्चन बैंक के अंदर आ जाएगा, उसके अंदर आपको एक तो फायदा होगा, टोन ऑफ द ऑथर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आपके पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो, कॉम्पिटेंसी का मतलब ये होता है डायरेक्ट ना पूछना आपसे, उसका एसेंस पूछ लेना। कि एक बार एक क्वेश्चन ये आया था कि एक लाइन दे दी थी और नीचे ना 4 मीम दे दिए थे। अब कहा था इस लाइन को कौन सा मीम अच्छे से एक्सप्लेन करता है। दीज आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, आपको अपना दिमाग लगा के उसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको रट नहीं सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन आया था, लंचो से था, मतलब लेटर टू द गॉड, जो फर्स्ट चैप्टर आपका होगा, उसमें एक लाइन आती है कि ऑल माई फील्ड इज कवर्ड विथ सॉल्ट। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में सीबीएसई क्वेश्चन बैंक में ये पूछ दिया कि स्नो वॉज वाइट, सो वाई डिड द ऑथर कंपेयर द स्नो विथ सॉल्ट नॉट शुगर, बिकॉज शुगर इज ऑल्सो वाइट। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको सोचने पड़ेंगे। इसका आंसर ये था कि शुगर रिप्रेजेंट हैप्पीनेस, वेयर एज सॉल्ट रिप्रेजेंट सॉरो, एंड वहां पे उसकी क्रॉप खराब हो गई थी तो उसने सॉरो दिखाने के लिए सॉल्ट यूज किया। इस तरह की आपको अपना टेम्परेमेंट, अपनी थिंकिंग ऐसी करनी होगी। देखो, अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सेक्शन। हाँ, देखो, फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सेक्शन तो बहुत ईजी होता है। अगर लेटर वेटर लिखना है तो यहाँ पे तुम्हारे पास सेंडर्स हो गया, यहाँ पे डेट हो गई, यहाँ पे रिसीवर्स हो गया, यहाँ पे सैल्यूटेशन, सॉरी सब्जेक्ट हो जाएगा पहले, पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर सैल्यूटेशन, फिर एक लाइन, जो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ लिख दी है। कि अगर तुम्हें वो लिखना है, क्या कहते हैं, लेटर टू द एडिटर, तो इसमें से स्टार्ट कर लो, थ्रू योर एस्टीम कॉलम ऑफ न्यूज पेपर आई वुड लाइक टू थ्रो द लाइट ऑन अब जो भी उसमें मान लो लिखा है रोड एक्सीडेंट, तो थ्रू योर एक्सट्रीम कॉलम, through your extreme column of your newspaper, I would like to throw some light on the sensitive topic of the frequent road accident occurring in my society। ऐसे करके क्योंकि इस लाइन पर ही एक मार्क्स है, स्टार्टिंग ओपनिंग पर एक मार्क्स है, ठीक है। ऐसे ऑर्डर ऑर्डर प्लेसिंग का भी आता है कि आई एम वेरी प्लीज टू टेल यू दैट आवर कंपनी इज, आई एम वेरी प्लीज टू टेल यू दैट आवर कंपनी हैव चोजन यू एज आवर डीलर, ऐसे करके लिखो। और जो भी आपके पास आता है, नोटिस का तो खैर कुछ नहीं है, नोटिस तो है भी नहीं, शायद 2025 में हो सकता है हो, पर 2024 में नोटिस नहीं था। देखो, टेक सम इम्पॉर्टेंट लाइन्स एज फ्रॉम इट्स चैप्टर। देखो, नेल्सन मंडेला का अ मैन्स गुडनेस कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश बट हिडन। इन इन जैसी लाइंस को याद करो, अपने से एक क्वेश्चन बैंक, खुद अपना क्वेश्चन बैंक क्रिएट करो, हर एक लाइन को लिखो उस क्वेश्चन बैंक में, उसकी एक्सप्लेनेशन नीचे लिख दो। यहाँ पे लाइन लिखी कि अगर ऐसा लाइन आ गई तो मुझे उसका क्या आंसर लिखना है, यहाँ पे उसका आंसर लिख दिया। इससे तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट लाइन्स भी आ जाएंगी स्टोर, उसका आंसर भी आ जाएगा, दोबारा सर्च नहीं करना पड़ेगा, एक बार बस फ्लिप करनी पड़ेगी बुक्स को। और ज़्यादा बड़ा बड़ा मतलब पूरा एक्सप्लेन तो तुम कर ही दोगे पेपर्स में, कुछ की पॉइंट्स लिख लेना, टाइम नहीं वेस्ट करना है। देखो, ये कुछ मेरी ट्रिक्स थी। नहीं यार, मैंने ऐसे स्टिकी नोट्स बहुत यूज़ करे हैं, बिकॉज इन स्टिकी नोट्स से मुझे मुझे मतलब वो दिया एक, मुझे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ा, मैंने एक एक पूरा चैप्टर तो खैर पढ़ना ही पड़ता है, बट जब आप रिवाइज करते हो तब आप इन चीज़ों को देख के अपना अंदाज़ा लगा सकते हो। क्लास टेस्ट है, इनको पढ़ लिया केवल, बहुत काम हो जाएगा आपको। और ये देखो, मैं कह रही थी मार्किंग इंपॉर्टेंट लाइन एज क्वेश्चन फ्रॉम विच क्वेश्चन कैन कम। देखो, इस लाइन का सिंपल मतलब ये है, देखो मेरे को ये वाली लाइन जो थी ना, ये पूरा पैरा टफ लगा, टफ नहीं, मत टफ कह रही हूँ,
इम्पॉर्टेंट लगा था कि उसने कैसे ग्लांस दिए, तो एंग्री ग्लांस थे। आई एम नॉट अ मैडम, इससे क्वेश्चन आता था, तो मैंने इसको हाईलाइट करके क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इस ये देखो यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्योंकि इन लाइंस को मुझे याद है कि इनसे क्वेश्चन आ सकता है, इनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, चलो अब हिंदी पर आ जाते हैं। इंग्लिश के लिए इतनी तैयारी बहुत है, मोर देन एनफ है। देखो हिंदी कोर्स बी के लिए है ये, जहाँ पे उनकी संचयन और स्पर्श है। स्पर्श है, ठीक है। तो कंप्लीट संचयन चैप्टर्स ऑन डेली बेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। संचयन में इस बार मेरे पास केवल 3 चैप्टर्स थे। लग रहे हैं छोटे, छोटे नहीं थे। एक चैप्टर 17 पेज का था, 19 पेज का था। हरिहर काका जो था, चैप्टर फर्स्ट है, 19 पेजेस का था। तो उनको फिनिश करना बहुत ज़रूरी है डेली बेसिस पर। कम से कम देखो, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 1 महीने में एक चैप्टर करो इसका। और 1 महीने में एक चैप्टर करोगे, 3 महीने में तुम्हारी ये बुक खत्म हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है 1 महीने में एक चैप्टर करो, अगर बड़ा लगता है, पूरे हिंदी को उतना टाइम नहीं दे पाते हो, 2 महीने में एक चैप्टर कर लो, 6 महीने में तुम्हारी ये बुक खत्म हो जाएगी। और 2 महीने तो बहुत बार लगेंगे भी नहीं तुम्हें, कि 2 महीने पूरे 60 दिन तुम एक चैप्टर को थोड़ी दोगे। तो 2 महीने में 1.5 कर लो, तो ये बुक तुम्हारी इजीली खत्म हो जाएगी। तो बहुत, क्योंकि इससे भी 20 मार्कर तुम आते ही, मतलब 20 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो संचयन से। 20 मार्क, उसमें एमसीक्यू भी आ गया आपके पास, उसमें आपके पास सारी चीज़ें आ गई, हर छोटी बड़ी चीज़। और स्पेलिंग मिस्टेक, ये बेसिकली मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिखा है कि मेरे को हिंदी में ना वो मात्राओं में बहुत दिक्कत होती है। तो जिसको भी दिक्कत है भाई, शुरुआत से सही कर लेना, क्योंकि मैंने एंड में ही सही करी थी। क्योंकि मेरे को शुरुआत में लगता नहीं था कि कटेंगे उस पर, पर फिर जब कटने थोड़े बहुत शुरू हुए तो मैंने सही कर ली। और देखो समास और मुहावरे, मैंने जो बुक यूज़ करी थी उसका नाम, मैंने एक तो ऑल इन उसकी यूज़ करी थी, क्या नाम है, फुल मार्क्स की। एक मैंने फुल मार्क्स की यूज़ करी थी व्याकरण के लिए। लेकिन हमारे स्कूल में जो चलती थी ना, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं लिख दूंगी नीचे कमेंट सेक्शन में। उसका नाम जो भी था, वो आई थिंक कुसुमलता की थी बुक। उसमें बहुत अच्छी समास दिए हुए थे। लेकिन तुम लोगों को मैं सजेस्ट करूँ, ऑन अमेज़न पे मिलती है वो फुल मार्क्स की हिंदी व्याकरण, बहुत अच्छी बुक है। और समास को ना थोक भाव में याद कर लो। थोक भाव में याद करने का मतलब क्या होता है ना, 200, कम से कम 200 याद कर लो समास, मैंने भी करे थे। बिकॉज कुछ भी आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में क्योंकि क्योंकि व्याकरण की सीबीएसई की कोई बुक नहीं है। व्याकरण की बुक आपको खुद ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को तो व्याकरण की कोई सीबीएसई की बुक नहीं मिली। तो थोक के भाव में मुहावरे और समास याद कर लो, पीवाईक्यू कर लो, बहुत सारे आ जाएंगे। कि वो 200 में से करोगे ना, तो गारंटी है कि क्या पता 10 उससे आ जाए। 10 तो खैर समास नहीं आता, मतलब वो 10 अगर आते हैं तो उसमें से हो सकता है कि 10 तुम्हें मिल जाए किसी ना किसी सेट में। तो इन दो चीज़ों को कर लो, क्योंकि ये चीज़ ना आप तोड़ नहीं पाओगे हर बार कि कौन सा अधिकरण समास है, कौन सा तत्पुरुष है, तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। और मुहावरे तो देखो ये चीज़ है, रटने वाली बात है। जो जो मेरी स्कूल की बुक थी कुसुमलता की, उसके ना लास्ट के पेजेस में अच्छे मुहावरे थे, तो उसका नाम भी मैं बता दूंगी। और बाय द क्वेश्चन बैंक, ओसवाल, अरिहंत, इनके क्वेश्चन बैंक जब तुम अपनी स्कूल की बुक्स लेने जाओगे ना 10th की, तभी ले लेना भाई। और तभी लेके एक चैप्टर खत्म हुआ उसके साथ उसका क्वेश्चन बैंक खत्म करना। क्योंकि हम लोगों ने ये गलती की, हमारी जब सिलेबस पूरा खत्म हुआ तब हमने ये क्वेश्चन बैंक उठाना शुरू किया। तो टाइम बहुत लगा, कंप्लीट हो गया सब कुछ, अच्छा भी गया। बट हमें शुरुआत से मैंने डिफरेंट साइट से क्वेश्चन किए थे, बहुत सारी साइट, बहुत कोलंबस बनना पड़ता है 10th के लिए, आपको ढूंढना पड़ेगा। बट एक क्वेश्चन बैंक लोगे तो लास्ट मोमेंट स्ट्रेस नहीं रहेगा कि मैंने कोई बुक कंप्लीट नहीं करी। ठीक है। और लर्न द भाव अर्थ ऑफ द मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर लाइन्स, मेनली मनुष्यता, भाई बहुत अच्छी कविता है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, पर हाँ बड़ी बहुत है। एक कविता के रूप में देखोगे तो मनुष्यता इज़ अ वेरी टफ एंड लेंदी पोएम। हर एक लाइन में नई मीनिंग है, हर एक लाइन आपको नई चीज़ सिखाती है। हिंदी के लिए मैंने लिटरली ये किया था कि एक, जैसे मेरा ये पेज है तो मैंने वहाँ पे पोएम लिख के ऊपर हेडिंग पोएम जैसे
पोएम 2 है। यहाँ पे उसके भावार्थ पूरा लिख दो, भावार्थ क्या क्या है उसमें, ठीक है। और उसी को पढ़ो, पोएम ज़्यादा बार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उस भावार्थ को पढ़ो, पर भावार्थ एक बार क्लैरिफाई कर लेना साइट्स से। और जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई थी उसमें भी मैंने भावार्थ बताए हुए हैं। तो ये भाव अर्थ वाली बात बहुत, क्योंकि 3 मार्क्स में तो भाव अर्थ आता ही आता है, और एक लाइन दे देगा। जैसे मेरे को मनुष्यता की लाइन याद आ रही है, क्या थी वो लाइन की, रहो ना यूं की एक से न काम और कासरे। ये एक लाइन थी कि रहो ना यूं एक से न काम और कासरे। इसी लाइन को कोट कर देंगे। इस पंक्ति का इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करे। और देखो, ऐसी जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें तुम्हें यूज कैसे करना है, मतलब कैसे लिखना है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेना। आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक फॉर्मेट बनाओ हर आंसर राइटिंग का, जैसे मैंने तुम्हें पीछे बताया इंग्लिश में कि थ्रू योर एस्टीम कॉलम, उस तरह भावार्थ को कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो तुम्हें एक की लाइन दे रही हूँ, उसको यूज करना हिंदी के पेपर्स के लिए खासकर। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दोगे, इंग्लिश के लिए भी यूज हो जाएगी। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के पाठ 6 मनुष्यता से ली गई है। इस कविता के जो वो कवि है उनका नाम जो भी है मैथिली शरण गुप्त है शायद। हम मैथिली शरण इस कविता के कवि है, श्रीमान मैथिली शरण गुप्त। प्रस्तुत पंक्तियां हमें ये बताती हैं कि, वहां से लिखना शुरू करो, डायरेक्ट मत लिख देना कि इस कि ये पूरा लिखना। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है, और चैप्टर लिख देना और कवि मेंशन कर देना याद हो तो, ठीक है। हाँ, तो हिंदी हमारी हो गई खत्म। हिंदी में कवियों का नाम भूलना मत, कवि और वो ऑथर्स का नेम मत भूलना। इंग्लिश में तो ना मैंने याद नहीं किए थे, क्योंकि मेरे को लगी नहीं थी नीड उसकी। फिर भी एंड मोमेंट पे थोड़ा सा याद कर लिया था। कर लेना, मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बोलूँगी कि मत करना कभी, क्या पता तुम्हारे सेट में हो बाकी किसी सेट में ही ना हो। बट इंग्लिश हिंदी में तो करना ही करना है। और social science, the terror of the subject everywhere, because this subject includes 4 different subjects। इसमें आएगा एसएसटी में आएगा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स शायद 9th में थी या नहीं थी पता नहीं। हाँ, तो हिस्ट्री से देखो, हिस्ट्री लेंदी है। इस बार हमारे पास थे 3 चैप्टर, बहुत लेंदी चैप्टर थे। तुम्हें काउंटिंग कम लगेगी बट चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है। डिफ़िकल्ट एक भी नहीं है, लेकिन सिर्फ लेंदी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने तो दिगराज सर से पढ़ा था भाई, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और उनकी वीडियोस सच्ची, मतलब अगर देख लोगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। चैप्टर्स इजी हो जाएंगे। और उसके साथ ये कुछ स्ट्रैटेजीज है जिसको तुम अगर फॉलो करोगे तो हिस्ट्री की तो गारंटी है कि हिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी, एसएसटी अच्छी हो जाएगी बेसिकली। अपने नोट्स खुद बनाओ सबसे पहले तो। और नोट्स ना ऐसे मत बनाना हिस्ट्री में कि उसमें की पॉइंट मत लिखना हिस्ट्री के नोट्स में। हिस्ट्री के नोट्स तो प्रॉपर बनाना जैसे दूसरी बुक छाप रहे हो वैसे। अब ऐसा भी नहीं है कि वो, मतलब अगर 13 पेज का चैप्टर है तो तुमने 50 पेज के नोट्स बना दिए, नहीं, तब मजा नहीं आएगा, फिर कैसे पढ़ोगे। नोट्स ऐसे बनाओ, ऐसे बांट लो चैप्टर से, ये है ना। यहाँ पे नोट्स बनाओ पहले तो तुम 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए। एक चैप्टर जो तुम्हारा हिस्ट्री में होगा ना वो केवल 5 क्वेश्चनों में सिमट जाएगा। जैसे मेरे पास था, हम ले लेते हैं वो ले लो, क्या कहते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला जो चैप्टर था, सेकंड चैप्टर था इस बार हमारे पास। उसका पहला क्वेश्चन ले लो, गांधी, ऑल अबाउट गांधी इन दैट क्वेश्चन। तो 3 मार्कर में वो कैसे लिखोगे, सबसे पहले यहाँ लिखो इंट्रो। उसका इंट्रो 2 लाइन का दे दो, लाइक महात्मा गांधी was a advocate and he returned to India in 1916, है ना, and he was the leader of Indian national movement and brought the essence of nationalism among all Indians। इसका तुम्हारा इंट्रो हो गया। अब जैसे उसने पूछा कि हाउ महात्मा गांधी हेल्प्ड इन, हम कह सकते हैं उसमें क्या कहते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो अब ये इंट्रो हो गया, फिर यहाँ लिखना महात्मा गांधी हेल्प्ड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एज करके, पॉइंट 1 एक्सप्लेनेशन
4 से 5 लाइन की देना। जैसे पहला अगर पहला सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट का होगा, तो इंटीग्रेटिंग डिमांड, जैसे मैं तो अभी पढ़ के बता रही हूँ ना, जब तुम लोग पढ़ लोगे तो ऐसे एक हेडिंग बनाना सबसे पहले, इंटीग्रेटिंग डिमांड्स, ढंग से लिख दो यार, ये डिमांड्स, ठीक है। अब उसको तुमने एक्सप्लेन करना है 4 लाइन में क्या क्या डिमांड्स थी। पहला तुम्हारे हेडिंग हो गई डिमांड्स, दूसरी तुमने हेडिंग बनाई यहाँ पे मान लो सोशल ग्रुप्स, उसको तुमने एक्सप्लेन किया, और तीसरी हेडिंग जो भी बनानी होगी उस क्वेश्चन के रिलेटेड, और उसको एक्सप्लेन किया, और एंड में लिखोगे कंक्लूजन, लिख के उसको ऐसे ऐसे थोड़ा रंग देना, और यहाँ पे कंक्लूजन लिखना, दस इट इज प्रूव्ड दैट महात्मा गांधी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट रोल इन इंटीग्रेटिंग इंडिया सोशल वेलबींग एंड नेशनलिज्म, ठीक है, टू इरेड ऑल द पॉवर्टी स्टेक्स, जो भी लिखना है। तो इसका ना एक बहुत, क्योंकि इसके मार्क्स कटते हैं, उस पे नहीं कटेंगे मार्क्स कि तुमने क्या लिखा, कोई पढ़ता ही नहीं है इतना लंबा लंबा हिस्ट्री के पेपर, वो सिर्फ तुम्हारा वो पड़ेगा। बच्चे ने पहली हेडिंग बनाई है डिमांड्स, हाँ तो फिर इसको पता ही होगा अंदर, सही है। दूसरी हेडिंग इसने बनाई सोशल ग्रुप्स, सही है। तो इसको लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रो डालना पहले तो, इंट्रो में 2 लाइन, उसके बाद ऐसे मत लिख देना, बॉडी बॉडी मत लिखना, बस यहाँ पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और यहाँ पे कंक्लूजन। और ये कंक्लूजन ऐसे लिख के मेंशन करना है, सिर्फ इंट्रो इंट्रो लिखना भी होगा ये वहाँ पे, ठीक है। ऐसे अपने 3 मार्कर और 5 मार्कर के क्वेश्चंस को तुम्हें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और देखो, डिवाइड द चैप्टर इनटू 7 और 8 क्वेश्चंस। चैप्टर है इंडियन नेशनल मूवमेंट, 7 से 8 क्वेश्चंस में सिमट जाएगा वो चैप्टर। उन 60 से 8 क्वेश्चंस को अब पहचानना तुम्हारी इंपॉर्टेंस है, तुम्हारी एक्सपर्टीज होनी चाहिए उसको उसको संभालने, उसको समझाने में कि तुम कैसे उस चैप्टर को 8 क्वेश्चंस में बांट पा रहे हो। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, एक एक टॉपिक ही होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक हो गया रॉलेट एक्ट, एक तुम्हारा हो गया वो हो गया कहते हैं सत्याग्रह, एक हो गया तुम्हारा कल्चर नेशनलिज्म। एक ही चैप्टर के ये 4 क्वेश्चंस बन गए, व्हाट इज कल्चरल नेशनलिज्म, सब एक्सप्लेन कर दो उसके अंदर, और एक्सप्लेन वही इंट्रो कंक्लूजन दे के। नो नीड टू लर्न ऑल टाइमलाइन, देखो ऑल टाइमलाइन को याद करने की जरूरत नहीं है, हर चीज नहीं याद करनी होती, इंपॉर्टेंट वन, बहुत सारी टाइमलाइन है कि इन 1918 में कुछ हुआ होगा, 1919 में कोई वापस आया होगा इंग्लैंड से, ये सब पूछने का टाइम है ही नहीं सीबीएसई के पास। सीबीएसई चाहता है कि भाई जो चीज तुम्हें काम करे फ्यूचर में, वो से वो पूछता है। मेजर रिवोल्ट्स के याद कर लेना, कुछ पब्लिशर जब बुक पब्लिश करे प्रिंट कल्चर में, उस बुक्स को याद कर लेना, इससे ज़्यादा लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेज प्रिंटेड, मोस्ट ऑफ द बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि मैंने भी किया था शुरुआत में, लेकिन फिर मेरे को पता चल गया था कि करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 महीने के बाद पता चला था। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर दे रहा है पूरा, यहाँ पे ना साइड में एक छोटी सी पिक्चर बनाई होगी कोई, और उसके नीचे ना बड़े छोटे 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 अक्षरों में कुछ लिखता है, और फिर खत्म हो जाता है, अगला पेज पलट देती हो तुम। इसको मत छोड़ना, इसको समझो, इसको क्या है इस पिक्चर में, और इसके नीचे क्या डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। बिकॉज एक चैप्टर है प्रिंट कल्चर, उसमें यहाँ पे एक पिक्चर मुझे याद आ रही है, उसने उस पिक्चर में दिखाया घोर कलयुग। अब उस पिक्चर को दे देगा तुम्हें प्रिंट करके, कहेगा एक्सप्लेन द पिक्चर। तो इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज मत छोड़ना इससे। देखो सिविक्स, सिविक्स की भी देखो बहुत सारे पॉइंट सेम है, 7 to 8 क्वेश्चन में बांट लो। इसमें भी वैसे ही लिखना है, इंट्रो, इंट्रो लिख के यहाँ पे 1 2 3 4 5 जितने मार्क का क्वेश्चन है, और यहाँ पे कंक्लूजन, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आंसर राइटिंग स्कीम होगी, पैटर्न होगा आपका। और देखो मैंने एक चैप्टर जो तुम्हें दिक्कत देगा, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इसको डीप से समझ लेना, बिकॉज ये चैप्टर ना सिर्फ भावनाओं पर है। ये चैप्टर्स में कोई कॉन्क्रीट बात नहीं कही गई है, ये चैप्टर सिर्फ आपकी इनर वॉइस को जगाता है, इसलिए ये चैप्टर डिफिकल्ट होता है, बिकॉज यू हैव टू बी सेंसिटिव टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लेना।
4 4 to 8 लाइंस में एक्सप्लेन कर देना, 7 to 8 क्वेश्चंस बना देना। अब ये देखो, डेवलप अ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे सिविक्स को रटना चाहते हैं, नहीं रट पाओगे क्योंकि नहीं रट पाते हैं। जब तक इलेक्शंस के अंदर नहीं घुसोगे, नहीं समझोगे कि क्यों ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टीज, अपने डेली लाइफ से कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक सिविक्स नहीं हो पाएगा। और देखो, ये वही बात है, इमेजेस, सिविक्स की इमेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इमेजेस के नीचे वाली डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लेना। और कई बार ना सर्च भी करना, कोलंबस बनना, और गूगल पे लिखते रहना कुछ 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 कुछ। वो तुम्हें बहुत ऐसे रेफरेंस ऑफ मटेरियल दे देगा ना कि इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए चैप्टर्स, पिक्चर्स में समझ सिमट जाएगा चैप्टर्स। ज्योग्राफी मेरे लिए सबसे टफ सब्जेक्ट ज्योग्राफी ही रहा है, बट आ गया था, एंड तक तो आ ही गया था। एग्रीकल्चर चैप्टर में बहुत क्लाइमेटिक कंडीशंस, ज्योग्राफिकल कंडीशंस है। इनको तो तुम चार्ट में बना लेना, टी ऐसे लिख देना, टी कॉफी शुगर, कंपैरिजन में यहाँ पे लिख देना टेम्परेचर, क्या क्या टेम्परेचर है। यहाँ पे लिख देना सॉइल, क्या क्या सॉइल है। यहाँ पे लिख देना वाटर रिक्वायरमेंट, क्या क्या वाटर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना, बिकॉज ये पूछता है, मतलब 3 मार्कर में तो पूछता ही पूछता है। और डिवाइड द चैप्टर टू 7 to 8 क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द लाइन्स 4 to 5 पॉइंट्स, मेक स्मॉल हैंडी नोट्स फॉर द लोकेशंस ऑफ डैम्स एंड माइंस। देखो, डैम्स, कोयना डैम हो गया, हीराकुद डैम हो गया, टेहरी, सलाल, भाखड़ा, नंगल, राणा प्रताप, बहुत सारे डैम्स होते हैं। इतनी सी डायरी खरीदो बस, ऊपर लिखो डैम्स यहाँ पे। ये डैम्स तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि तुम इसका मैप वर्क करोगे। और मैप वर्क एंड में मत करना, क्योंकि मैप वर्क मैंने, मेरे दोस्तों ने ऐसे ही किया था कि पेपर होता था उसके एक दिन पहले मैप वर्क करते थे, क्योंकि हम 4 दिन की छुट्टी तो थी, तो मैप वर्क तो एक दिन पहले ही होता है सबके लिए। बट ऐसा इस बार नहीं किया। मैप वर्क को, एक चैप्टर खत्म हुआ वाटर रिसोर्सेस, उसके साथ उसका मैप वर्क खत्म कर दो। मत वेट करना स्कूल की, स्कूल कब कराएगा कब नहीं कराएगा। मैप, अपना सीबीएसई का सिलेबस डाउनलोड कर लेना अप्रैल एंड में, जब वो आएगा। उसमें नीचे एक कॉलम दिया रहता है मैप वर्क प्रैक्टिकल थिंकिंग, उसमें पर चैप्टर से क्या मैप वर्क आ रहा है वो दे देंगे आपको। लोकेट करना, लेबल करना, और उसको चिपका लेना कहीं चिपकाना हो तो, क्योंकि बहुत हेल्प करेगा। मैप वर्क ज्योग्राफी के बहुत बड़े हैं। मैप वर्क लिटरली 3 चैप्टर से तुम्हारे 10 मैप वर्क तो ये ले ही लेता है, माइंस, कोल माइंस, ये माइंस। तो मैप वर्क पर चैप्टर कर लेना। इकोनॉमिक्स बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, मुझे बहुत इजी लगा था इकोनॉमिक्स, वाज नॉट डिफिकल्ट। 3 मार्कर 5 मार्कर, देखो ये तो कॉमन पॉइंट है, एसएसटी इन्हीं 3 पॉइंट्स के अंदर है। सीबीएसई बेस, हाँ ये है, इससे केस स्टडीज आती हैं इकोनॉमिक्स से। इसलिए इकोनॉमिक्स को पढ़ते वक्त ये सोचना कि अगर इसका कोई कहानी बना के तुम्हें दे दे और तुम इसको अपनी डेली लाइफ से बहुत। हाँ, तो इकोनॉमिक्स की हम लोग केस स्टडीज़ की बात कर रहे थे, तो केस स्टडीज़ इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी लाइफ से जोड़ना। जो एक चैप्टर है, याद वो कौन सा चैप्टर, हाँ, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में अपने आसपास देखना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे लोग काम करते हैं। प्योर प्योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये, आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज पर है, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग पर है ये। तो एनालिसिस करना चीज़ों का, और केस स्टडीज अच्छे से हो जाएंगी। और ये याद कर लेना, देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, छोटी छोटी टर्म है, आईएमआर है, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन सब की एक ही मार्कर में डेफिनेशन पूछते हैं, अपनी एक्सप्लेनेशन मत लिखना। जो 2 लाइन की डेफिनेशन है उनको ले लेना, और ये 1 मार्क्स तुम्हें ऐसे मिल जाएगा। साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है भाई, और लेंदी भी सब्जेक्ट है। लेंदी है तुम्हारे फिर बायोलॉजी के टर्म्स में थोड़ा लेंदी है। अब इस साल क्या अपडेशन आती है, कितने चैप्टर्स है, लेकिन स्ट्रैटेजीज वही रहेंगी। पहले फिजिक्स से शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने तुमने 9th में किए हैं उससे बहुत ही कम न्यूमेरिकल 10th में न्यूमेरिकल्स की जो संख्या है, अगर 9th में तुम देखो और 10th में देखो तो नेग्लिजिबल हो जाता है। बट ये न्यूमेरिकल्स जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी, एक जो चैप्टर आएगा, 3rd चैप्टर है,
बहुत इंपॉर्टेंट है इसके न्यूमेरिकल्स। इसके न्यूमेरिकल्स तुम्हें एनसीईआरटी में उतने अच्छे नहीं मिलेंगे क्योंकि नहीं है। एग्जाम्पलर कर लेना। एग्जाम्पलर में जो है इसके बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे। और इसके लिए से पीवाईक्यू लेना। इसके लिए प्रदीप की बुक प्लीज फॉलो करना। एमसीक्यूज के लिए, एमसीक्यूज के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए प्रदीप की बुक इज द बेस्ट। बहुत एक्स्ट्रा साइट्स है आपके पास। एक फिजिक्स कैटलिस्ट करके साइट है, उसको देखना। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, खासकर इलेक्ट्रिसिटी के पावर और रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशंस के कर लेना। बहुत दिक्कत आती है, ये उतने अच्छे से ये चैप्टर ना एक्सप्लेन ही नहीं हो पाता है बहुत अच्छे से। तो इनके न्यूमेरिकल से इसके चैप्टर को समझना। डायग्राम डायग्राम्स और एरोज पे बहुत ध्यान देना। एक मिरर है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, सिर्फ ये बनाने से नहीं होगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। इसके एरोज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत अगर तुमने एरो बनाए इसके, अगर तुमने इसको ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे करके ऐसे, तो मिल गया। ये एक चैप्टर है, लाइट है, तुम उसमें पढ़ोगे कि ये फोकस होता है। अगर तुमने ऐसे कर दिया, पूरा डायग्राम गलत है, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। एरोस को देख लेना बहुत आराम से। और ये देखो, ये चैप्टर मैग्नेटिज्म, पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, कुछ रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे, कितने सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकली, कहाँ एंड करी। सिर्फ एनसीईआरटी मत पढ़ना साइंस में। साइंस में एक अपनी रेफरिंग बुक एक्स्ट्रा ज़रूर रखना। भले तुम किसी साइट से पढ़ो, किसी कोचिंग में हो, किसी कोचिंग के रेफरेंस मटेरियल से पढ़ना, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी मत पढ़ना। बिकॉज आता है एनसीईआरटी से ही है, पर तुम्हारा हाथ तंग रहेगा तब। हल्का सा भी घुमा दिया तो एनसीईआरटी उतना नहीं पढ़ा पाती है, खासकर साइंस। तो इसके साथ साथ एक रेफरेंस बुक ज़रूर रखना। और एक पर मंथ 1.5 चैप्टर फिनिश कर लेना फिजिक्स का। फिजिक्स में देखो ज़्यादा चैप्टर है भी नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल्स की वजह से ना ये फिजिक्स थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो इसे अच्छे से फिनिश करना। और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की फिर अपना जो नोट्स बनाओगे, प्रदीप को फॉलो कर लेना। प्रदीप से पेपर बनता है, उसके न्यूमेरिकल्स अच्छे होते हैं। और एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ले लेना। केमिस्ट्री रिएक्शंस बहुत है। नाइन्थ में तुमने जितने रिएक्शंस पढ़े उसका डबल कर दोगे तब भी इस बार के रिएक्शंस काउंट नहीं होंगे, क्योंकि नाइन्थ में रिएक्शंस ही नहीं है और टेंथ में सिर्फ रिएक्शंस है। मेटलर्जी के अलग रिएक्शंस है, एसिड बेसिस के अलग रिएक्शंस है, लेकिन सब रिएक्शंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है। सब रिएक्शंस याद करते रहोगे तो मुश्किल हो जाएगी, इतना याद नहीं होगा। इसीलिए ना इनको, इन रिएक्शंस को समझ लो कि भाई अगर मेटल जो है, इन रिएक्शंस को समझोगे ऐसे कि मेटल प्लस एसिड H2 प्लस सॉल्ट होता है, तो होता है। अब तुमको मेटल कुछ भी रख दो, Mg रख दो, जिंक रख दो, कैल्शियम रख दो, कुछ भी रख दो, एसिड रख दो, H2SO4 HCl, कुछ भी रखो, HNO3, उसके साथ ये बनेगा ही बनेगा। ये एक्सेप्शन है, ये नहीं बनेगा। इसको तुम पढ़ोगे, ये दोनों बनेंगे। एक्सेप्शंस याद कर लेना, एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, यू नो। तो एक्सेप्शंस मिलेंगे, बहुत जगह एक्सेप्शंस तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे। अपने रिएक्शंस को सर्च करना, कोलंबस वाली स्पिरिट मत जाने देना बस। आयुपैक नॉमेनक्लेचर फॉलो करना। एनसीईआरटी में आयुपैक नॉमेनक्लेचर अच्छे से नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया आयुपैक नॉमेनक्लेचर के बारे में। प्लीज़ आयुपैक नॉमेनक्लेचर का एक वीडियो, एक लाइव सेशन ज़रूर अटेंड करना। कोचिंग्स जहाँ भी पढ़ रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पूछता ही पूछता है तुमसे, और तुमको एनसीईआरटी एक्सप्लेन नहीं करेगा कार्बन चैप्टर अच्छे से। कार्बन चैप्टर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि पूछेगा ही सवाल उससे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उससे सवाल ना पूछे। तो प्लीज़ उसको कर लेना। मेटलर्जी और कार्बन स्ट्रक्चर के लिए फ्लो चार्ट्स बनाना। मेटलर्जी ऐसे लिखना जैसे कि लो ग्रेड मेटल हो गए, पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये सब चीज़ें। लो ग्रेड मेटल, यहाँ पे उसकी डिस्टिंग्विश करना, कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट होंगे थोड़ा सा ना। और ये सब तुम पेपर में भी करना, कि पेपर की तो खैर अलग एक वीडियो बनेगी कि पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, बट
अपने पेपर्स में ऐसे एलिमेंट डालोगे, मार्क्स मिलेंगे। 1.5 में देखो, एक चैप्टर 1.5 चैप्टर फिनिश कर लेना है केमिस्ट्री का। एंड में कार्बन विल रिक्वायर एटलीस्ट 1.5 मंथ। कार्बन को चाहिए इतना टाइम, और इतना टाइम तुम अगर नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब तुमने या तो अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है कार्बन के लिए। इसलिए पहले चैप्टर्स खत्म कर लेना ताकि कार्बन तुम्हें दिक्कत ना दे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन, ये बेसिकली स्ट्रेटजीज मैंने कार्बन के पर्सपेक्टिव से बनाई है, बिकॉज कार्बन बहुत एक होता है ना इम्पोर्टेंट। आपके स्टार्टिंग होगी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की यहीं से। तो प्रैक्टिस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और होमोलोगस सीरीज 7th तक याद कर लेना। बुक में 6 दी है, तुम एक एक्स्ट्रा करना। आइसोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके स्ट्रक्चर बनाते वक्त प्लीज़ शुरुआत से स्ट्रक्चर हर चीज़ का बनाना। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ बुक में ना दी हो अपने से बनाना स्ट्रक्चर। ब्रोमो क्लोरो सबके स्ट्रक्चर बनाना, ये मत सोचना कि बुक में नहीं है, कुछ भी पूछ देगा। बायोलॉजी थोड़ा लेंदी है बट इंटरेस्टिंग है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, बहुत इंटरेस्टिंग है। डायग्राम्स अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देख लेना, नेफ्रॉन्स की डेफिनेशन देख लेना। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। हर एक ऑर्गन का स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर एनसी। अच्छा हाँ, बायोलॉजी एनसीईआरटी से करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी एनफ है, पर मैं फिर भी कहूँगी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कर लेना इन ऑर्डर टू बी सेफ। और सबसे केस बेस्ड क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी वाली, जो वो रेड वाली बुक थी ना, उसको डाउनलोड कर लेना, उसको प्लीज़ बनाना। और शुरुआत से हर चैप्टर का बनाना, ऐसा मत सोचना कि एंड में बनाएंगे। हर चीज़ एंड के लिए छोड़ दोगे तो एंड में फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है। अपने प्री बोर्ड 1 से पहले कॉम्पिटेंसी बेस्ड की क्वेश्चन, ओसवाल अरिहंत के क्वेश्चन बैंक, ये सब बनाना। थोड़े एक दो चैप्टर बच जाए वो अलग बात है, बट बना के मोस्ट बना के रखना। हेरिडिटी में पनेट स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ हेरिडिटी बुक में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है, कहीं तुम्हें ऐसी हेडिंग नहीं मिलेगी लॉज करके, ये हेडिंग है ही नहीं, है ही नहीं। तो तुम्हें खुद से वीडियोस देखनी होंगी, और वीडियोस पे ज़्यादा डिपेंड, मैं तो थी, मैं बहुत डिपेंडेंट थी। तो बायोलॉजी के लिए लाइव सेशंस जो मेरे भी, एक मैंने भी हेरिडिटी का बहुत अच्छी वीडियो बनाई है जिसमें सारे लॉज एक्सप्लेन्ड है बहुत अच्छे से, कम टाइम में, विद इन मेरे को लगता है हाफ एन आवर के स्पैन में बहुत अच्छे से लॉस आपके जो है वो बना के मैंने डाले हुए हैं। तो प्लीज़ उन लॉज को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, और डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये वर्ड आप अपने आंसर में मेंशन करो, इसी के मार्क्स होंगे। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और पीवाईक्यू। मैथ्स सबके लिए डिफिकल्ट होता है, बहुत लोगों के लिए नहीं भी होता है, पर जिसके लिए है वो, ये स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए बात हो रही है क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड था। ठीक है, ये लो स्टैंडर्ड मैथ्स। एग्जाम्पलर बहुत ज़रूरी है मैथ्स में। मैंने एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के अलावा सिर्फ 2-3 साइट के क्वेश्चंस देखे थे जो एग्जाम्पलर से रिलेटेड ही थे। बट एग्जाम्पलर बना लो, एनसीईआरटी बना लो, तुम्हारे मार्क्स 75+ आएंगे ही आएंगे। ये मैथ्स का पेपर बहुत ईजी बना है इस साल, मुझे तो बहुत ईजी लगा। तो मैथ्स की एग्जाम्पलर इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। एनसीईआरटी, मतलब मैंने अपनी छुट्टियों में सिर्फ मैंने एनसीईआरटी मेरे को लगता है 2 ही बार बनाई होगी, और एग्जाम्पलर शायद 7-8 बार। एक चैप्टर के क्वेश्चंस करके बस छोड़ना मत, मल्टीपल टाइम्स करना, टेस्ट देना। और इसमें तो खैर कॉम्पिटेंसी ऐसा कुछ है नहीं, बट ये है कि प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, लर्न सीबीएसई एक साइट है, रेफ़र कर लेना। लर्न इंस्टा एक साइट है, वो भी रेफ़र कर लेना हर चैप्टर के लिए। और एक चैप्टर को कंप्लीट करने का तरीका है कि वो एनसीईआरटी से होगा, फिर वो एग्जाम्पलर से होगा, फिर वो साइट से होगा, और फिर उसका एक टेस्ट दिया जाएगा। ये आपका प्रोसीजर है एक चैप्टर को कंप्लीट करने का। टॉप टू बॉटम फॉलो होगा, बॉटम टू टॉप मत फॉलो करना। और केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडीज सीबीएसई में तो टफ नहीं आती है, पर एक केस स्टडी तो घुमाएगा ही घुमाएगा। तो केस स्टडीज के लिए आपके पास सीबीएसई के पास आप जाओगे, उसमें क्वेश्चन बैंक का जहाँ पे ऑप्शन है वहाँ पे केस स्टडी का भी ऑप्शन है।
केस स्टडीज डाउनलोड कर लेना, पर चैप्टर की दो दो केस स्टडीज दी हुई हैं। मेरे पास भी बहुत सारे रेफरेंस मटेरियल है, आई कैन प्रोवाइड। तो केस स्टडीज बहुत ज़रूरी है, केस स्टडीज को हर एक चैप्टर करना ना। अच्छा सुनो, टेस्ट के पहले जो मैंने बनाया था ना, रुको, चला गया क्या, छोड़ो फिर से बना देते हैं। एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, साइट्स, और यहाँ पे केस स्टडीज, और फिर टेस्ट, अब फॉलो करना इसको, ठीक है। एंड ऑफ द वीडियो आ गई है, बट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, जो बच्चे एम कर रहे हैं 99-100% का, वो वो टॉपर्स की अपनी एक स्ट्रैटेजीज फॉलो कर लो। फर्स्ट 6 मंथ की, फर्स्ट 2 मंथ की, और लास्ट मंथ की। फर्स्ट 6 मंथ में केवल कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल आते हैं, पर डायरेक्ट उसकी सेम वैल्यूज नहीं आती है। क्या चल जा रहा है अपने आप ये। कॉन्सेप्ट और उसकी प्रैक्टिस, मैप वर्क 6 महीने में ख़त्म कर दो अपना, और डायग्राम्स के साथ। ये 6 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक ख़त्म कर दो अपना सिलेबस। सिलेबस मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह। और राइटिंग प्रैक्टिस तो तुम करते ही रहोगे, लेकिन नेक्स्ट 2 मंथ्स में और अच्छे से। जैसे यहाँ पे तुमने लिखा इंट्रो, यहाँ पे 1 2 3 लिखा, यहाँ पे तुमने लिखा कंक्लूजन, इस तरह की राइटिंग प्रैक्टिस करनी शुरू कर देना अक्टूबर नवंबर में। कॉम्पिटेंसी बेस्ड, तुम, मैंने कहा था इसी में कर लो, नहीं हो पाता है इसमें भी कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक इसमें नहीं करना है, ये चीज़ क्वेश्चन बैंक, मेरा यहाँ पे ये मतलब है कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक करना, दोबारा दोबारा चैप्टर ना पढ़ना, बट ये क्वेश्चन बैंक इसमें ख़त्म हो जाना चाहिए। अच्छा देखो, केंद्रीय विद्यालय के पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय विद्यालय से ही पेपर्स बनते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम केंद्रीय विद्यालय के ही जो टीचर्स होते हैं वो पेपर सेटर भी होते हैं। सो फॉर व्हाट यू हैव टू डू इज, फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू इज, आपके पास, आपको सिर्फ इतना लिखना है, केंद्रीय विद्यालय पेपर, वो आपको दे देगा, एन नंबर ऑफ पेपर दे देगा। और एक होता है, आई गेस केंद्रीय विद्यालयों में भी एक बेस्ट होता है, उसका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, एस एम करके कुछ है नाम। उसके पेपर सब ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सिर्फ डाउनलोड करना है। मेरे पास तो इस वक्त इतने पेपर्स हो गए हैं ना कि मैं बहुत सारे पेपर्स शेयर कर सकती हूँ, बट इस वक्त पेपर्स की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इस वक्त आपने चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं। तो लास्ट 2 मंथ्स में और देखो इस इन ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई की साइट पे जाना, यहाँ पे ऐसे लिखना गूगल पे, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एक साइट ही आ जाएगी। उस साइट का शॉर्टकट बना के अपने मोबाइल या लैपटॉप पे सेव कर लेना, ठीक है। उसका साइट का शॉर्ट, उसमें तुम्हें 2023 24 23 24 के 24 23 20 21 2019 तक के पेपर आंसर्स की विद देयर आंसर्स प्रेजेंट है वहाँ पर। हर एक पेपर को टाइमर लगा के लास्ट मंथ में सॉल्व करना है। और देखो सॉल्व पता है किस पे करोगे, अपनी शीट्स पे मत सॉल्व करना, अपने रजिस्टर पे। जो एग्जामिनेशन शीट का एक बंडल ले आना, प्रॉपर एक फील के साथ उसको सॉल्व करना, जस्ट लाइक आप पेपर दे रहे हो उस तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। समरी ये है, क्लास 10th डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुमने अगर 2 दिन पढ़ाई नहीं की तो तुम गिल्ट में आ जाओ। मज़े करो, खेलो कूदो, मूवी देखो, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट ये ना कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग बाहर वाली, मतलब आउट ऑफ स्टेट ट्रैवलिंग कम कर दो। मैं तो कहीं भी नहीं गई थी, ठीक है ना। स्कूल्स में जाओ, स्कूल्स की पिकनिक्स अटेंड करो, डांस फंक्शन में पार्ट लो, पेंटिंग करो, सब करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इतना टफ नहीं है 10th, ठीक है। और एम इसके लिए करना, पर खुश इस पे भी हो जाना, ठीक है। 100 का हर कोई एम करता है, 100 के लिए मत पढ़ना, केवल पढ़ना ताकि 100 अपने आप आ जाए, ठीक है। यहाँ पे ये वीडियो एंड होती है। इसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें
जो कि आपको यहाँ पे अपना ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, बीमार मत पड़ना। मेरे को डेंगू टाइफाइड सब हो गया था, इसलिए बोल रही हूँ, पूरे 2-2 महीने खराब हो जाते हैं। तो बीमार बिल्कुल मत पड़ना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, एक्टिव रहना। मैं एक्टिव नहीं थी, मैं बोल रही हूँ पर मैं नहीं थी, पर तुम लोग रहना। और एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं है बैठ के पढ़ भी रहे हो ना तब भी माइंड एक्टिव ना, थोड़ा बहुत चल लिया उतना बहुत है, ज़रूरी नहीं है तुम लोग मतलब जिम ही करने लग जाओ, ठीक है ना। तो बस हेल्थ को अच्छी रखना, और थोड़ी सी ट्रैवलिंग कम कर लेना, डिस्ट्रैक्ट मत होना मीम्स और इन सब चीज़ों से। यूट्यूब का टाइम कम कर देना, यूट्यूब को पढ़ने में यूज़ करना। यूट्यूब बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। मेरे को यूट्यूब ने बहुत हेल्प करी है मेरे 10th में, ठीक है ना। तो इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो, कुछ अपनी खुद की भी बना लो स्ट्रैटेजीज। तो जैसे मैं करती थी कि मैं अपने पर मंथ का ना जो जो मुझे करना होता था वो लिख के चिपका देती थी और कट कर देती थी कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी स्ट्रैटेजीज जब तक खुद नहीं बनाओगे, खुद को नहीं समझोगे तुम्हारा क्या पैटर्न है, हो नहीं पाएगा। आराम से पढ़ना और कोई हरी मत रहना बस, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजीज होती हैं ख़त्म। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स, जो कि अभी बहुत दूर है, ठीक है ना। तो आराम से पढ़ना, और ऑल द बेस्ट फॉर योर 10th, ठीक है। बाय।